अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 से शुरू करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। ट्रिग्नोमेट्री दरअसल बहुत इजी है, लोग इसको बड़ा मुश्किल ले रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि दरअसल बोरिंग, बिकॉज ये एक बोरिंग मतलब टॉपिक है जिसमें आप एंगल्स मेजर करते हैं, ट्रायंगल्स पढ़ते हैं और बहुत कुछ देखते हैं। आप यहाँ सीखेंगे इंशाल्लाह। आप एक फ़न के तौर पर आपको यहाँ सिखाया जाएगा कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज़ जो है ट्राई मीन्स ट्री, गोनो मीन्स एंगल्स, metry means measure. So trigonometry means the study of three angles. Measure means triangles. इसके क्या मतलब है? Triangles याद रखना है, इसको triangles कहते हैं। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है, आप देख सकते हैं। Trigonometry from Greek trigno, triangles, metron, measure, and is branch of mathematics that studies relations between sides, lengths, and angles. Sides, lengths, and angles. So angles की स्टडी, लेंथ्स की स्टडी और दरअसल ट्रायंगल्स की ही स्टडी को ट्राइगोनोमेट्री कहा जाता है। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया सिंपल, ए बी सी। एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? अल्फा, बीटा, गैमा। और इसके साइड्स कितने होते हैं? ए बी सी, 3 साइड्स एंड 3 एंगल। अब ज़रा सवाल ये है कि इसमें आपके पास जो अल्फ़ा बीटा गैमा है, ये क्या कहलाते हैं? ये दरअसल आपको इनको कहा जाता है एंगल्स। ये क्या कहा जाता है? एंगल्स। और दरअसल ये जो ए बी सी, स्मॉल ए बी सी हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं, इनको कहा जाता है साइड्स। साइड्स की लेंथ। और फिर कैपिटल जो लिखा हुआ है, जो कैपिटल लेटर से लिखा है, इनको कहा जाता है, वी कॉल दैम vertices. Vertices. So in short, what is trigonometry? Trigonometry is the study of angles and their sides, and simply we can say that the study of ट्राइंगल्स। अब जब ट्राइंगल्स की बात आती है तो एंगल्स की भी तो बात आती है। और एंगल्स का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास एक लाइन L1 है, एक L2 है, दोनों किसी एक कॉमन पॉइंट पर, जहां मेरा कर्सर है वहां पर मीट करें, तो इनको कहा जाता है एंगल्स। जब दो लाइन आपस में मीट करें एक कॉमन पॉइंट पे, उस पॉइंट पर कहा जाता है एंगल। सो आप समझ गए मेरी बात। अब आते हैं, मैंने कहा इसमें ये पॉइंट है P, जिस पे मिल चुका है दो लाइन, और ये पॉइंट P क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स, जहाँ दो लाइन मिलते हैं उनको वर्टेक्स कहा जाता है। और जो पहला लाइन होता है, आप देख रहे हैं कि एंगल के लिए मैंने ये एरो इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हैं ये एंगल के लिए मैंने ये एरो इस्तेमाल किया हुआ है। सो इस एरो का जो टेल है, इस एरो का जो टेल है वो इनिशियल जिस लाइन पर है वो इनिशियल लाइन है या इनिशियल साइड है, और जहां पर एंड हो रहा है उसको हम टर्मिनल साइड बोलते हैं। टर्मिनल साइड बोलते हैं। सो याद रखना, दिस L1 इज नथिंग बट द इनिशियल side, while L2 is the initial side, while L1 is the terminal side. Okay? और हम एंगल्स दो तरह से मेजर होते हैं। एक तो आपने क्लॉकवाइज देखना है और एक आपने एंटी क्लॉकवाइज देखना है। नाउ हमारे पास एंगल्स को दो तरह से रोटेट करवाया जाता है। बेस्ड ऑन देयर रोटेशन वी कैन क्लासिफाई द एंगल्स इनटू टू टाइप्स, क्लॉकवाइज एंगल एंड
एंटी क्लॉकवाइज एंगल। सो क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वो एक घड़ी की तरह घूम रहा होता है, जिसका कर्सर आप देख सकते हैं यू हो रहा होता है, ये क्लॉकवाइज है। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं इस तरह से तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सही है। सो ये क्लॉकवाइज एंगल है और इसका आप रोटेशन भी देख सकते हैं क्लॉकवाइज है। सो लिहाजा जो क्लॉकवाइज एंगल होता है उसको हम मैथमेटिक्स में नेगेटिव शुमार किया करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है उसको हम मैथमेटिक्स में पॉजिटिव शुमार करते हैं। और अमूमन हम 95% पॉजिटिव एंगल ही लेते हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। नेगेटिव एंगल से हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। सो बी अवेयर, ऑलवेज टेक द एंटी क्लॉकवाइज एंगल। सही है। अब आते हैं एंगल को मेजर करना। एंगल को कितने यूनिट्स में मेजर किया जाता है? बेस्ड ऑन द यूनिट वी विल डिस्कस्ड रेडियन, radian angle and degree angle. So these are the measuring units of angle. नाउ हम आते हैं टू मेजर द एंगल्स इन टू यूनिट्स। हमने देखा कि हम एंगल्स को रेडियन में भी मेजर कर रहे होते हैं और डिग्री में भी मेजर करते हैं। सो रेडियन क्या है? बाज़-औक़ात हम रेडियन लिखते हैं, बाज़-औक़ात हम डिग्री लिख रहे होते हैं। दरअसल डिग्री के ऊपर पहले आते हैं, बाद में रेडियन के ऊपर आते हैं। पहले डिग्री को देखते हैं। डिग्री का मतलब ये है कि अगर आप एक सर्किल लें और उस सर्किल को तोड़ दें, उस सर्किल को पार्ट्स में तोड़ दें। कितने पार्ट्स में तोड़ दें? टोटल पार्ट्स जो हो वो 360 पार्ट्स कर दें। उस 360 के इक्वल पार्ट्स कर दें। क्या? इक्वल पार्ट्स कर दें। और इस इक्वल पार्ट्स में एक पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री होगा। यानी आप पूरे सर्किल को डिवाइड कर दें 360 इक्वल पार्ट्स में, और उस एक पार्ट का जो एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री होगा। यानी इसको मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि द 360 पार्ट ऑफ सर्किल इज कॉल्ड डिग्री। देखिए टोटल क्या है, ये टोटल है और ये सिंगल पार्ट है, वन पार्ट ऑफ द टोटल इज कॉल्ड डिग्री। सो ये था डिग्री। और स्टैंडर्ड एंगल कितने होते हैं याद रखना। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि 0, जैसे कि 30, जैसे कि 45, जैसे कि डिग्रीज लगाता जा रहा हूँ, और जैसे कि 60 डिग्री, और जैसे कि 90 डिग्री। So these are the standard angles. You should remember the values. So अब आते हैं दरअसल रेडियन की तरफ। रेडियन क्या होता है? रेडियन एंगल क्या होता है? इसको रेडियन एंगल भी लिखा जाता है। रेडियन एंगल दरअसल आपके पास एक अदद आपके पास मान लें कि ये जो टर्मिनल साइड है ये साइड शिफ्ट कर गया, और कहाँ कर गया? सर्किल के बाउंड्री के ऊपर इस साइड पर। किस साइड पर? इस साइड पर चला गया, यानी टर्मिनल साइड पे गया। इनिशियल साइड टर्मिनल साइड पर चला गया। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये पॉइंट ए से मूव कर गया पॉइंट बी पर। ये सेंटर है। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कर गया। ये जो सेंटर से इस ए तक का फासला है इसको रेडियस कहा जाता है। सेंटर से बी तक का फासला भी रेडियस होता है। अगर ये लेंथ जो जिसने इस सर्कल पे मूव किया, जो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, ये लेंथ अगर आर के बराबर हो जाए, यानी रेडियस के बराबर हो जाए, तो याद रखना तो एंगल जो बनेगा वो 1 रेडियन होगा। वो क्या होगा? वो 1 रेडियन एंगल होगा। when the arc length becomes equal to, जो B से A का या A से
ए से बी का जो आर्क है वो बराबर हो जाए रेडियस के, तो एंगल कितना होता है, थीटा कितना होता है, 1 रेडियन। सो दोनों का कॉन्सेप्ट समझ आया। नाउ वी डिस्कस दैट द arc length becomes equal to radius. When the arc length becomes equal to radius, then we can say the angle is 1 radian. Then we can say angle is 1 radian. अच्छा, याद रखें, जैसे जैसे आपका फासला बढ़ता जाएगा सर्किल के ऊपर, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप ओ ए से ओ सी पे आ गए, आप ओ ए से ओ डी पे आ गए, आप ओ ए से ओ ई पे आए, तो आप देख रहे हैं कि आपका जो एंगल है वो भी बढ़ रहा है, ओ ए से एंगल बढ़ रहा है, दूसरा एंगल, और ये यहाँ से यहाँ तक का तीसरा। सो जैसे जैसे आप आर्क लेंथ बढ़ा रहे हैं, यानी ये जो कर्व है इसको हम पार्ट ऑफ द सर्किल कहते हैं, जिसको हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आप मूव कर रहे हैं, ऑन बाउंड्री, बाउंड्री पे जो आप मूव कर रहे हैं, इस बाउंड्री पे जो मूवमेंट है उसको हम आर्क कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आर्क। सो व्हाट इज आर्क? आर्क इज द पार्ट ऑन द बाउंड्री सच दैट बी सी एक आर्क है, बी सी आप देख सकते हैं, और इसी तरह से सी डी भी एक आर्क है, और ए बी भी एक आर्क है। सो आर्क को हम शो किया जाता है एस से। आर्क को किससे शो करते हैं? एस से। आर्क ए बी एस, और ओ ए, जो ओ है और ए तक का फासला है, ये रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस। तो उसको हम आर से शो करते हैं। और इसी तरह से जो आप आर्क लेंथ चेंज कर रहे हैं, आप ओ से पहले बी पर गए तो आपका एंगल इतना था, और फिर आप ओ से सी पर गए, आपका एंगल इतना था, मतलब एंगल बढ़ा, और फिर आप ओ से डी पर गए तो आपका एंगल बहुत बड़ा। सो आप ओ से आप ए से ई पर गए तो आपका एंगल और बढ़ा। सो दिस मीन दैट आपका जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ा रहे हैं, एंगल बढ़ रहा है। सो अगर आपको याद हो तो हम एक रिलेशन बनाते हैं इसमें कि if one quantity is increasing, then other also increase. S is equal to arc length. Sorry. S is directly proportional to angle. यानी आर्क लेंथ जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा है। सो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब एस इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते ही कांस्टेंट लगाते हैं और इक्वल लगाते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ क्या है? यहाँ जो कांस्टेंट है वो आपके पास है, आपके पास एंगल जो है वो क्यू। ये एक सर्कल था, सर्कल में कौन कांस्टेंट होता है? रेडियस। सो एक रिलेशन हमने बनाया, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, और ये आपने देख लिया। So it is the relation between arc length and angle. Arc length and angle का relation ये रहा। जब भी आपको थीटा इसमें पुट करना होगा, नॉट, जब भी आपने थीटा इसमें पुट करना होगा, सो वो रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो एंगल होगा वो हमेशा किस में होगा? रेडियन में होगा। याद रखना, ये बात मत भूलना, एंगल हमेशा रेडियन में पुट करना है। अगर डिग्री में है तो उसको चेंज करना होगा। सही है, उसको चेंज करना होगा। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा यहाँ पर कि एस इज इक्वल टू आर थीटा का रिलेशन बनाया। अब हम जानते हैं कि एक दो सर्किल हमने लिए, एक सर्किल ये रहा जिसमें 180 का एंगल बन रहा है, जिसको हम डिग्री में कहते हैं 180, और रेडियन में इसको पाई रेडियन कहते हैं। इसी तरह से एक एंगल है 360 का, इसको हम डिग्री में 360 कहते हैं, और 2 पाई रेडियन किस में कह रहे होते हैं? जब हम रेडियन की बात करते हैं। अब एक सवाल मेरा है कि ये दोनों एंगल है, ये कंप्लीट दोनों एंगल है, लेकिन ये कंप्लीट रोटेशन है और ये
हाफ रोटेशन है। ये इधर से ये टर्मिनल इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पे आया, ये इनिशियल साइड से घूम फिर कर पूरा दोबारा होकर कहाँ आया, इनिशियल साइड पे आया, तो ये 360 है। सो एक रोटेशन ये जो होता है वो 360 का होता है। वन कंप्लीट रोटेशन कितना होता है, 360 का होता है। रेडियन भी कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है, जो कि मैं यहाँ लिख चुका हूँ। क्लियर है। सो हमने एक रिलेशन बनाया कि S इक्वल टू आर थीटा, एस इक्वल टू आर थीटा। आपको दोस्तों याद होगा कि सरकमफेरेंस जो होता है, सरकमफेरेंस जो होता है वो कंप्लीट आर्क होता है। क्या होता है, कंप्लीट आर्क होता है। याद रखना, अगर नहीं पता तो अब याद रखना, कंप्लीट आर्क होता है जिसका कांस्टेंट फार्मूला है, फिक्स फार्मूला है 2 पाई आर। कितना है, 2 पाई आर सरकमफेरेंस। और ये आर्क होता है, आर्क का मतलब एस। सो अगर ये एस है, तो फिर ये जो है आपके पास एस और सी दोनों बराबर है, क्योंकि आपको पता है आर्क और सी सरकमफेरेंस दोनों कितने के बराबर है, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस भी एक आर्क है, तो आर्क और आर्क बराबर होंगे तो उसका फार्मूला भी बराबर होगा 2 पाई आर। सो मैंने कहा एस की जगह आप पुट कर दें 2 पाई आर। सो मैंने यहाँ एस की जगह क्या पुट कर दिया, 2 पाई आर, और ये आर अपनी जगह और ये थीटा अपनी जगह। अब ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 पाई रेडियन और थीटा, 2 पाई रेडियन थीटा। यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके बराबर है, एक पूरा घुमाव जो एंगल का होता है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है और 360 डिग्री में होता है। सो 2 पाई किससे बराबर है, ये याद रखना है, 2 पाई बराबर है 360 डिग्री के, और पाई किसके बराबर है, 180 डिग्री के। पाई किसके बराबर है, 180 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, तो आपको मैं कन्वर्जन फैक्टर याद करवाना चाह रहा हूँ। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, दरअसल आप डिग्री से रेडियन में कब कब जाएंगे और रेडियन से डिग्री में कब कब जाएंगे। सो अगर आपको कभी भी डिग्री गिवन हो, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया हुआ है 30 डिग्री, आप ऊपर दे सकते हैं डिग्री है, और रिक्वायर्ड क्या है, रेडियन है, तो आप एक कन्वर्जन फैक्टर याद कीजिएगा। ये तो वो होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। सो याद रखिएगा ये एक कन्वर्जन फैक्टर है, ये तब यूज़ होगा जब आपको डिग्री गिवन होगा और रेडियन रिक्वायर्ड होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने एक कन्वर्जन फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये तब के लिए है जब रेडियन गिवन होगा और डिग्री में रिक्वायर्ड होगा, डिग्री में फाइंड करना होगा। बात समझ आ रही है, तो फिर ये कन्वर्जन फैक्टर लगेगा। ये आप देख रहे हैं कन्वर्जन फैक्टर। अब इसको कैसे लगाना है, सबसे पहले मैंने कहा कि हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि 30 डिग्री है और रेडियन रिक्वायर्ड है। सो मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने कहा कि मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है कि रेडियन में कितने एंगल हैं। सो मैंने 30 लिखा और 30 को मैंने यू लिखा, कोई मसला तो नहीं है, 1 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सो कोई मसला नहीं। अब आपको पता है, अगर आपको कन्वर्जन फैक्टर याद होगा, सो आप यहाँ बता देंगे कि 1 डिग्री जो है वो बराबर है पाई अपॉन 180 रेडियन के। सो ये आप लिख देंगे। सो 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री की जगह कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन आ जाएगा। और आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और दरअसल आपको 3 1 जा 3 6 जा, तो पाई अपॉन 6 रेडियन आपने आंसर ले आया। किस तरह से आपने डिग्री को कन्वर्ट कर दिया किसमें, रेडियन में। सो इस तरह से आपने ये कन्वर्जन फैक्टर की बेस पर आपने इसको कन्वर्ट किया। सो अब अगर आपको कहा जाए कि मान ले आपको कहा जाए कि दरअसल आपको कहा जाए कि पाई अपॉन 4 को जो रेडियन में है डिग्री बताओ, डिग्री में कितना बनेगा ये एंगल। सो ये एक एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब मैंने सबसे पहले कहा कि पाई अपॉन 4 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन कर दूँ, कोई मसला नहीं। आपको पता होगा कि 1 रेडियन जो है, कन्वर्जन फैक्टर अगर आपको याद होगा तो आप 1 रेडियन बराबर किसके हैं, 1 रेडियन बराबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 रेडियन बराबर है किसके,
180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। सो आपने यहाँ लिखा कि 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई में इसकी जगह लिख सकता हूँ। सो पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई। सो ये आपका पाई से पाई कैंसिल और 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16 और 2 बचेंगे तो वो 2 ज़ीरो को दिए कह रहे तो 4 5 ज़ा 20। सो ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेटर से करना, ये 45 डिग्री आ रहा होगा। आपने इस तरह से रेडियन से कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। सो इस तरह से ये कन्वर्जन फैक्टर्स जो होते हैं ये बड़े काम के होते हैं, इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक कन्वर्जन फैक्टर है, ये जब होगा जब आपको रेडियन गिवन होगा और डिग्री से आप जाएंगे, रेडियन गिवन होगा और आप डिग्री फाइंड करेंगे, ये तब के लिए। और एक और कन्वर्जन फैक्टर है जो कि यहाँ मैंने लिखा, ये तब यूज़ करना है जब आपको डिग्री गिवन होगा और रेडियन फाइंड करना होगा। जैसे कि अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया आपने उसमें देखा कि रेडियन गिवन था, डिग्री फाइंड करना था, तो इसमें से कौन सा कन्वर्जन फैक्टर लगा, आपने देखा ये जो क्वेश्चन था इसमें कौन सा कन्वर्जन फैक्टर लगा, ये वाला। क्यों लगा? बिकॉज रेडियन वॉज गिवन, रेडियन गिवन है और आप देख सकते हैं रेडियन गिवन है, डिग्री रिक्वायर्ड था, तो ये है। और अगर डिग्री गिवन है और रेडियन रिक्वायर्ड है तो फिर ये कन्वर्जन फैक्टर लगेगा, जैसे कि हमने इस 30 वाले क्वेश्चन में यूज़ किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो प्लीज़ इन दोनों को याद कीजिएगा, ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं, ये कन्वर्जन फैक्टर आपको आना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही था, फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।